अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब अपनी तहरीक जारी और सारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों में वो इस वक्त जलसे कर रहे हैं और बड़े इज्तिमा हो रहे हैं जिनसे वो धुआंधार खिताब भी कर रहे हैं और लोगों को लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए दावत दे रहे हैं, तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। एक जानिब वो लॉन्ग मार्च के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो लाखों लोगों का समंदर लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, तो दूसरी जानिब कहीं और भी पैगाम रसानी कर रहे हैं और पैगाम रसानी ये कर रहे हैं कि जनाब हमारे निकलने से पहले ही इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। सारे मामलात को बेहतर अंदाज से आगे हल किया जा सकता है अगर डेट अनाउंस एटलीस्ट कर दी जाए इलेक्शन के लिए। एक जानिब इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है, तो दूसरी जानिब अगर हुकूमत की परेशानियों का जिक्र करें तो वहाँ पर एक तो ये परेशानी है ही कि इमरान खान साहब और उनकी इस तहरीक से कैसे निमटना है, तो दूसरी जानिब माशी मसाइल अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ये हुकूमत सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर हो गई है कि आखिर इन माशी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से फुल पावर में भी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी सियासी जमातें उसके साथ हैं, लेकिन क्या वो अखलाकी सपोर्ट उनको वो फ्राहम कर रही हैं कि ये अगर अनपॉपुलर डिसीजन लेना चाहें तो उन्हें लेने दिया जाए। और दूसरी बात ये कि क्या एक तहरीक जो सड़कों पर है उसके होते हुए आवाम मुश्किल सख्त फैसले कबूल कर लेंगे, ये भी एक अहम बेचैनी है जो कि इस वक्त हुकूमती सफ़ों में है। इसी का जवाब तलाश करने के लिए और रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट समेत पहुँच गए लंदन और वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनके इजलास हुए, बार बार मीटिंग्स हुई और हत्ता के एक दिन और उन्हें ताख़ीर करनी पड़ी अपनी वापसी में। लेकिन अभी तक भी जो बहुत कोई अगर कहें हतमी एलामिया तो सामने नहीं आया। ज़राए के तवस्सुत से खबरें ज़रूर आ रही हैं कि इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल यही सोचा जा रहा है कि अपनी मुकर्ररा मुद्दत असम्बली पूरी करे और उसके बाद इलेक्शन हो और माशी बड़े जो फैसले हैं वो करना पड़े तो उन्हें ले लिया जाए। लेकिन क्या ये हतमी फ़ैसला, इस पर बात करेंगे क्योंकि PMLN में भी एक राय ये पाई जाती है जो ये समझती है, जिसको PMLN की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा बरमला कह चुकी हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो क्या दोबारा इस फैसले पर नज़रसानी हो सकती है, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, इसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। वैसे तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सियासी हलचल गहमा गहमी चल रही है, लेकिन मैं आज यहाँ से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ कि इजलास के जो फैसले हुए वो अपनी जगह, लेकिन क्या ऑप्टिक्स के लिए ये बात मुनासिब लगती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी कैबिनेट समेत पाकिस्तान के मसाइल पर बात करने के लिए लंदन में कैबिनेट मीटिंग गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपकी ये इतला गलत है, कैबिनेट मीटिंग वहाँ पे नहीं हुई। मिनिस्टर्स तो हैं ना, मिनिस्टर सारे नहीं देखी, पूरी कैबिनेट करीबी गुजरा। हाँ जी, पूरी कैबिनेट नहीं है। अलबत्ता आप ये कह सकती हैं कि अपनी किचन कैबिनेट, चलिए, हाँ जी, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के लोग नहीं, इत्तेहादी नहीं, मुस्लिम लीग नून के भी नहीं है, सब लेकिन अहम वजारतों के हैं। आप उसको किचन कैबिनेट कह सकती हैं कि अपनी किचन कैबिनेट के साथ। तो उनके लीडर, उनके कायद क्योंकि इस वक्त वहाँ हैं और उनके मुताबिक उनकी क्योंकि बीमारी की वजह से वो अभी यहाँ आ भी नहीं सकते, कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो यहाँ आ भी नहीं सकते इसलिए वो उनसे मशवरे के लिए वहाँ चले गए। ऑप्टिक्स आर फाइन, यू थिंक? नहीं, देखिए, अगर ऑप्टिक्स से मुझे या आपको तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि उससे उन्हें फ़ायदा होगा, इससे उन्हें फ़ायदा ये होगा कि वो अपने बड़े भाई और कायद की रहनुमाई में अगर फ़ैसले करेंगे तो पार्टी में जिस डिवीज़न की बात होती थी वो नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने अगर किया। अब अगर इसको मैं और आप किस नज़र से देखते हैं या आवाम किस नज़र से देखते हैं वो एक अलग पहलू है, लेकिन उन्होंने बतौर एक पार्टी कायद के ये मुनासिब समझा कि वहाँ चले जाएँ और उनसे रहनुमाई ले लें। अच्छा, आप ये उनकी आपने तर्जमानी तो कर दी कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़ाती राय में इसमें कोई मसला है या नहीं? नहीं, मेरी ज़ाती राय में इसमें कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है जिस पे हम इस पे ये शोर मचाना शुरू कर दें कि वहाँ हो गया और यहाँ हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखें वो पाकिस्तानी ही आपस में बैठ के अगर मशवरा कर रहे हैं तो वो तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब मशवरे क्या हो रहे हैं, इतना वक्त लगा, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मसाइल थे जो फंसे हुए थे यहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ जाकर पार्टी कायद की रहनुमाई लेनी पड़ी उन्हें। लेकिन उसमें जो बुनियादी मसले थे इमरान साहब, वो जाहिर है जिसका 2-3 मैंने जिक्र किया। एक तो महंगाई, ये मार्च से कैसे निपटना है, और फिर ये महंगाई वाला मामला। आपके पास क्या खबर है? ज़राए के तवस्सुत से खबरें आ रही, क्या तय हुआ है?
देखें, दो चीज़ें हैं जो आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, जो दोनों बड़ी अहम है और जिस वजह से मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के पास ये लोग गए हैं। पार्टी में ये भी मुख्तलिफ राय पाई जाती थी कि कब इलेक्शन अगले करवाए जाएं, सबसे पहली बात। और उससे भी अहम बात मेरे नज़दीक सियासी प्रेशर से भी ज़्यादा जो मसला वो मुआशी प्रेशर है। मुआशी जो दबाव है, मुआशी सूरत हाल है जो मुल्क की, वो इस कदर ख़राब है कि जिसकी वजह से इन्हें फौरी वो फैसला करने पड़ेंगे जो मुश्किल है। मियां शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और दूसरा अपने दोस्त मुल्कों के साथ मामलात जो हैं उनके दौरे भी किए, उनसे मिले भी, चीज़ें भी की, और काम आके रुक गया IMF पे। अब IMF ने जो फैसला करना है उसकी बिना पे इन सब लोगों ने चलना है। IMF आपसे ये कहता है कि आप जो पेट्रोल और डीजल है इसकी कीमतें बढ़ाएं। अब जितनी कीमतें आप उसमें बढ़ाएंगे, हम हमेशा इस प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दुनिया की हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। लिहाजा ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को। अगर वो यही उनके लिए मसला था कि अगर हम ये कड़वी गोली निगलते हैं तो इससे तो महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। तो फिर हम जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में महंगाई इतनी कर दी, तो लोग कहेंगे आपने भी वही किया। लेकिन लोगों की बातों को या अपना तो ही बयानिया गले पड़ जाएगा। आप देखें ना, या तो आप फिर लोगों की बातों को देख लें और या मुल्क की सूरत हाल को देख लें। अगर आपने इस सूरत हाल से निकलना है और मुल्क को मुआशी तौर पे कुछ दुरुस्त करना है तो आपको ये मुश्किल फैसले करना होंगे। ठीक, हिलाली साहब, मैं आपका भी एक शॉर्ट कमेंट ज़रूर चाहूँगी इस हवाले से कि डू यू फील ओके अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर अपने अहम वज़रा के साथ वहाँ बैठकर पाकिस्तान के इंतज़ामी और सियासी मामलात पर फैसले करते हैं, उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं? क्योंकि जनरली हम नहीं ये प्रैक्टिस देखते किसी भी और मुल्क में ऐसी कि कहीं और उनकी प्राइम मिनिस्टर और अहम वज़रा बैठ के मुल्क के मामलात जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे हों। तो ये एक अच्छा ऑप्टिक है आपके ख्याल से, और फिर ये क्यों नहीं किसी फैसले पर पहुंच पा रहे? इन लोगों को चॉइस होना चाहिए। इनके पास एक मैं समझता हूँ कि ये ऑप्टिक्स तो जाहिर है, जैसे आपने कहा और जैसे इमरान ने कहा, इट्स नो गुड, द ऑप्टिक्स इज़ वेरी बैड। एक मुल्क के फैसले लंदन पे हो रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और किचन कैबिनेट और पेंट्री और बाहर भी जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ भागा है लंदन फैसले करने के लिए, उसको आता ही नहीं है फैसले लेने के लिए, इस किस्म का इंप्रेशन दे रहा है। और क्या कंसल्ट करेगा अपने भाई के साथ? अगर भाई के साथ कंसल्ट करना चाहता था तो कंसल्ट कर लेता, 2-4 सवाल हैं जो पूछ लेता उस पर। कहने की बात यह है कि इनको खुद कोई प्लान नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या करना। दूसरी बात यह है समीना, वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट, कि हमें पता है उनको क्या फैसले करने हैं, इसलिए कि IMF ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो, सब्सिडीज को ख़त्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है, बढ़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आते हैं, आए, मगर एक ही हमारा कंडीशन है कि ये सब आप बढ़ा के हमारे पास आएँ और फिर हम जाके, ये तो खैर उन्होंने कहा नहीं, फिर हम जाके अमेरिका से पूछेंगे कि ये काफ़ी है कि नहीं अमेरिका बहादुर। और इस वक्त ना हमारे पास पैसे हैं गंदम मंगवाने, ना हमारे पास पैसे हैं कि कपास को हम अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करें। ये है ऐसा सिचुएशन जो इस वक्त 4 दिन में इन्होंने फैसले नहीं ले सके। लेकिन हिलाली साहब, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो जाते हुए कह रही थी कि अब पाकिस्तान तरक्की की मंजिल पर शुरू हो गया है चलना, और बड़ी अच्छी हमने इकोनॉमी जो है वो संभाली, इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त बेहतर है। तो ये फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है? आई मीन अगर पाकिस्तान इतनी स्टेबल इकोनॉमी वो छोड़ के गए थे तो फिर ये चंद दिनों में ही हमारा ये हाल कैसे हो गया? हाँ, ये इन लोगों से पूछिए, ये रेजीम चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? जब इन्होंने जब जो इमरान की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस चीज़ के लिए पैसे अलग रखे हुए थे, तो किधर गए वो पैसे? आप मुझे बताएं, 200 रुपया हो गया है डॉलर। आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया डॉलर, और आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज़ कोलैप्स्ड। तो क्या हम, मेरे ख्याल में हम लोग समझते नहीं है कि किस किस्म की सिचुएशन हम इस वक्त फेस कर रहे हैं।
कौन इसका हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वो लोग जो 30 साल में हुकूमत में थे, या एक आदमी तो 3 साल के में आया है? आप बताएं मुझे। और वो भी 3 साल जिसमें कोविड भी था। डिमांड्स हैं बीबी। हिलाली साहब, और बिल्कुल ठीक समीना, बट ये तो आप एक जी हिलाली साहब, आप जो फरमा रहे थे ना कि इन्होंने अलग रखे हुए थे, वो उन्होंने भी अलग कोई नहीं रखे हुए थे, वो भी तरक्याती फंड से निकाल के उधर डाल रहे थे और वैसे कह रहे थे कि जी हमने अलग रखे हुए हैं। वो भी जो है ना चीज सामने आ गई है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने इसका वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ट्विटर पे काफी डिटेल में। बात ये है कि मुल्की हालात हैं ही बड़े खराब, उस वक्त भी खराब थे, अब भी। उस वक्त भी ये सियासी उसको एजेंडा बना रहे थे और सियासी बयानियां बना रहे थे, अब भी ये सियासी बयानियां बना रहे हैं। हालांकि ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलके, जैसे कि अपोजिशन लीडर के तौर पे सबसे पहली तकरीर में मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि आए एक हम इस पे बैठ के इकट्ठे माशी जो है डील करें। इन्हें अब भी चाहिए था कि अपोजिशन को इसकी दावत देते और उस पर कहते कि जनाब ये मुश्किल हालात हैं, आए हम इसको मिल के ठीक करते हैं। लेकिन इमरान साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में एक्सट्रीम किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है, अगर ये एक फॉर्मेलिटी में कह भी दें उन्हें, तो ना ही तो उन्होंने बैठना है और ना ही जो है इस पर सीरियस हमें डिबेट नज़र आएगी। और हम हमेशा ही देखते हैं कि इसी तरह मईशत पर सियासत होती ही है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा फॉर्मर मिनिस्टर शीरी मज़ारी साहिबा मौजूद हैं और उनसे आज हम ख़ास तौर पर वक्त लिया हमने, उनसे बहुत अहम सवाल करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका शीरी मज़ारी साहिबा। सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। शीरी मज़ारी साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आजकल आपकी मैं कुछ ट्वीट्स अभी मेरे सामने भी हैं, मैं देख रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने DGISPR को टैग करके पूछे हुए हैं। क्या आप महसूस कर रही हैं, जैसे आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स से जो मैंने आपको निकाला है, मतलब उससे ऐसा लग रहा है कि आपको खदशा है कि दोबारा से अमेरिका को अड्डे दिए जाने के हवाले से कुछ एग्रीमेंट हो रहा है या कोई बातचीत चल रही है? डू यू थिंक सो? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें तो 9 जून को NSA जो है अमेरिकन, पिछले साल उन्होंने कहा कि हमारी निगोशिएशन रूम्स हो रही हैं मिलिट्री और इंटेलिजेंस से पाकिस्तान में और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो रही है। लेकिन फिर 19 जून को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट इंटरव्यू में कि हम नहीं देंगे बेसिस, और कैबिनेट ने भी ये प्रूव किया कि हम नहीं देंगे बेसिस। लेकिन अक्टूबर 23 के लगभग अगर आप देखें CNN की रिपोर्ट आई कि निगोशिएशंस अभी तक चल रही हैं और अनकरीब क्या कहते हैं एग्रीमेंट भी होने वाली है। तो पहला सवाल तो मेरा उस पर उठता था कि जब प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने कह दिया कि नई बेसिस देंगे, तो किस तरह निगोशिएशंस चल रही थी और कौन निगोशिएट कर रहा था और किसके ऑर्डर्स पे हो रही थी। और अगर आप इसी को चलते जाएं तो अब आप फिर देखें कि डॉन में खबर आई थी कि जी DGISI US गए हैं। तो मेरा सवाल तो है कि या फिर से ये कोई बेसिस की बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर हमारी वो US रेजिम चेंज कंस्पिरेसी साजिश जो हुई है, हमारा ये लॉजिक है कि ये साजिश रूस के उस पे नहीं हुई थी, वो आखिरी एक उसका एंड था। ये जून में शुरू हुई थी पिछले साल, जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो फिर तो ये सवाल बनता है कि क्या फिर से इस पे बातचीत हो रही है या ये कभी खत्म ही नहीं हुई थी और कंस्पिरेसी से इमरान खान को हटाया गया। अच्छा शीरी मज़ारी साहिबा, कल DGISPR से इस पर्टिकुलर इशू पे बात भी हुई कि DGISI के दौरे के हवाले से जो आपने क्वेश्चन उठाया, तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन के दौरे हैं जो सिक्योरिटी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग आपस में पहले भी बातचीत करते हैं, लिखते हैं, इसको तो इशू ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस पर डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो इस हवाले से बड़ा क्लियर थे कि इस पे तो बात ही नहीं इवन होनी चाहिए, क्योंकि हम सिक्योरिटी के ऊपर उस पे मीटिंग्स होती रहती हैं। देखें, बात हर शख्स का हक है कि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल पूछे, और ये ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि रूटीन में होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन ये डिस्कशंस जो चल रही थी बैकग्राउंड में जून से लेके और जो अक्टूबर तक भी चल रही थी, वो वाजे हो गया था CNN की रिपोर्ट से, क्योंकि किसी ने यहाँ डिनाई नहीं किया उसको। तो ये रूटीन का मैटर
अमेरिका के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए रूटीन नहीं है, क्योंकि जब एक उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने कहा नो बेसिस, तो फिर अक्टूबर, वो जून में कहा तो अक्टूबर में कैसे ये खबर आई कि निगोशिएशंस चलती जा रही हैं और शायद एग्रीमेंट भी हो जाए। और फिर इमरान खान को हटाने के बाद साजिश के तहत ये सवाल बनता है कि अगर DGISI गए हैं तो किस सिलसिले में गए हैं। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिकन बेसिस का इशू रेस करते हैं, तो ये तो सवाल बनता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सोवरेनिटी का इशू आ जाता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इशू आ जाता है। तो ये सवाल बिल्कुल लेजिटिमेट है और हमें जवाब चाहिए इसका। अच्छा शीरी मज़ारी साहब, ये बताइए, एक सवाल आपसे भी पूछना बनता है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आज सहाफ़ियों से जो मुलाकात की तो उसमें उन्होंने ये फिर दोहराया कि जनाब मैंने तो न्यूट्रल से ये कह दिया था कि ये हो जाएगा और मैंने न्यूट्रल्स के नंबर भी जो हैं ब्लॉक कर दिए और मैं उस वक्त तक उनसे बात नहीं करूँगा जब तक इलेक्शन का अनाउंस नहीं होगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो आप सीनियर सियासतदान हैं, इदारों को साथ लेके चलना होता है। क्या आप समझती हैं ये आपके कायद की ये पॉलिसी ठीक है? देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो हमने तो इदारों के हम उनको साथ लेके चले थे। किधर डिफरेंस आया? ये बेसिस के इशू पे आया जो कि पब्लिक था। और मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने बार बार हमें भी ये बताया है कि उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था और शौकत तरीन साहब को खास भेजा था कि आप बता दें न्यूट्रल्स को कि अगर इस वक्त कोई साजिश कामयाब हुई तो इकोनॉमी जो बड़ी मुश्किल से हमने उसको दुरुस्त किया है, वो बड़े सेंसिटिव स्टेज पे है, तबाही मच जाएगी। और हुआ वही, साजिश कामयाब हुई और आप मईशत का हाल देख लें, रुपये के साथ क्या हो रहा है, प्राइसेस किस तरह बढ़ रहे हैं और रिजर्व्स किस तरह नीचे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो वार्न की थी कि, और खान साहब ने कहा जो लोग रोक सकते थे साजिश को, उनको हमने बताया कि इसको कामयाब मत होने दे, आपकी मईशत की तबाही हो जाएगी, और उन्होंने नहीं सुना और हो गई तबाही। तो शेरी मज़ारी साहब, आपको उनके पीछे हटने पे अफसोस है या उनके न्यूट्रल्स होने पे? जी, वैसे सो कॉल्ड ही मैंने कहा आप मेरी बात सुने, न्यूट्रल ये पे तो सवालिया निशान उठता है ना, जब आपके मुल्क की सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, ये सियासी इशू नहीं है। साजिश ये पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, उसकी खुद मुख्तारी, सोवरेनिटी, जमहूरियत के खिलाफ। तो फिर तो न्यूट्रल आप कैसे रह सकते हैं? तो ये न्यूट्रल का आप कह रहे हैं कि उनके न्यूट्रल होने पे, मैं समझती हूँ न्यूट्रल का तो इसमें आता ही नहीं। इट इज गुड, राइट और रॉन्ग है। एक सही है पाकिस्तान के साथ खड़े हों, उसकी खुद मुख्तारी के साथ, तो आप मुझे बताएं इसमें न्यूट्रल का तो रोल नहीं होता ना। लेकिन शेरी मज़ारी साहब, बड़ी माजरत के साथ कि आप ये समझती हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा इस मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का शायद किसी भी सियासी जमात को ख्याल नहीं है, ना ही किसी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए कोई भी सियासी जमात उनके इस किरदार को दाव पे लगा दे या उस पर उंगलियाँ खड़ी करनी शुरू कर दे, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं समझती हूँ पर्सनली क्या मिलना था पीटीआई को या इमरान खान को, अगर वो अमेरिका की जो डिमांड्स थी उसको मान लेते। हमें अपने मुल्क की और कौम की फिक्र थी कि इमरान खान रूस गए, हमें गंदम और तेल 30% सस्ता मिल रहा था, इसमें फायदा कौम का था कि इमरान खान का था? तो मतलब है ये, और हमारी कई दफा देखें, हमारी तारीख देखें, वॉर ऑन टेरर पे मुशर्रफ ने सारा कुछ खोल दिया, फिर जरदारी की हुकूमत आई, उन्होंने बेतहाशा CIA को और ब्लैक वाटर वगैरह को वीजा पे वीजा दे दिए, फिर मेमो गेट हुआ, फिर आपको याद है जरदारी ने कहा मुंबई के बाद कि मैं ISI के DG को भेज रहा हूँ हिंदुस्तान क्वेश्चनिंग के लिए। कोई मुल्क अपने इंटेलिजेंस चीफ को भेजता है किसी और मुल्क क्वेश्चनिंग के लिए? तो ये क्या बातें आप कर रहे हैं? और जब क्या कहते हैं रेमंड डेविस का केस ले लें आप, तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं। हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आखिरी फिक्र मैं यही सिर्फ बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातें अपने फायदे के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं
और इदारों को घसीटने की कोशिश नहीं, मेरी बात सुने, मुशर्रफ सियासी जमात तो नहीं थे ना। नहीं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, ज़ियाउल हक की मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी जिसने तबाही मचाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करवाया, जुडिशल मर्डर किया। गलतियां हर तरफ से हुई हैं माजी में भी, राइट। अच्छा, कैसे कह सकते हैं सियासी जमातें सिर्फ? ठीक है, ये हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हिलाली, कोई सवाल करना चाह रहे हैं शीरीन मज़ारी साहिबा से? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शीरीन साहब मज़ारी को कि आपको पता था कि अमेरिकनों को बेसिस चाहिए, आपको पता था कि उनको ओवरफ्लाइट्स चाहिए, आपको पता था कि वो शमसी पे बैठ के उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल करके अपने हमारे लोगों को मारा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनके पास सिर्फ एक ही लेवरेज है कि नहीं, और वो था IMF का प्रोग्राम। शीरीन मज़ारी, एक ही लेवरेज था, और वो IMF का प्रोग्राम उन्होंने इस तरीके से, अब माने माफ़ करिए, या उन्होंने या हमने इस तरीके से पेश किया कि अब उससे हम ब्लैकमेल हो सकते हैं। अब तो वो ना सिर्फ बेसिस चाहते हैं आपको, आप यू वोंट बी सरप्राइज, इसलिए आई नो यू फॉलो दीज थिंग्स क्लोजली, ये न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं। मेरी बात बिल्कुल ये सही कह रहे न्यूक्लियर हैं, इंस्पेक्शंस आप चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपको पता है हमारी वाहिद पार्टी है जिसने ड्रोन हमलों के खिलाफ पोजीशन ली, जिसने वॉर ऑन टेरर को कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। इमरान खान की बड़े वाज़ेह पोजीशन है। इसी वास्ते जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान पे हमें धमकी दी, आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जवाब देखा था कितना स्ट्रॉन्ग था। वो तो इतने खिलाफ थे हमारी हुकूमत के कि उन्होंने 3 साल एम्बेसडर नहीं अपॉइंट किया। जैसी साजिश चलने लगी उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया एक नाम एम्बेसडर का। तो हमें तो पता था, हमें लेकिन हमने क्या देखना था, हमने पाकिस्तान की बेहतरी देखनी थी कि अमेरिका की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना था। इसी पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया इमरान खान और हमारी सिविल हुकूमत का और का। लेकिन हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारी पोजीशन, और ये हमारी नई पोजीशन नहीं है, PTI की और इमरान खान की कंसिस्टेंट पोजीशन है। और शीरीन मज़ारी साहिबा, आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि जिस 1 पेज का आप लोग हमेशा जिक्र करते हैं वो उतना भी 1 पेज नहीं था, काफी डिफरेंसेस थे। दैट मींस नहीं, डिफरेंसेस एक वजह से उठे जून 2012 में और एग्रीवेट हुए अक्टूबर से जाके, उससे पहले 1 पेज था। ठीक है, थैंक यू सो मच शीरीन मज़ारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शीरीन मज़ारी साहिबा की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, लेकिन बहुत कुछ है सियासी मामलात के हवाले से भी और बहुत सारी और चीज़ें जो पस पर्दा हो रही हैं उसके हवाले से हम खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक जी। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब सियासी जो जलसे कर रहे हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कुछ खोलते चले जा रहे हैं राज, अब आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या इन राजों के खुलने से मामलात हल की तरफ जाएंगे या और बिगाड़ की तरफ जाएंगे? क्या लॉन्ग मार्च करने से मसला हल हो जाएगा या और ख़राब खुदा न खास्ता होने का इम्कान है? इसके हवाले से भी गुफ्तगू और मीशत के ऊपर भी बात करेंगे। इमरान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये भी तय हुआ है कि जो इमरान साहब का लॉन्ग मार्च है उसको कुछ सख्ती से निपटा जाए, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अगर हम इजाज़त नहीं देंगे तो 20 बंदे भी नहीं आ सकते। तो बात ये, इमरान खान साहब ने उनसे इजाज़त तो नहीं मांगी, ऑब्वियस सी बात है। सख्ती से निपटेंगे आपके ख्याल से? होता ये है मामला कि तमाम हुकूमत में जो वज़ीर दाखिला होते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। शेख रशीद साहब भी ये किया करते थे। अब राना सनाउल्लाह साहब उस मनसब पे फाइज हैं तो वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये नहीं होती। वैसे एक सेकंड में साहब, शेख साहब तो ये कहते थे आए आए मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, ये वो बस वो ये कहते थे कानून हाथ में लिया तो निपटेंगे। ये तो कह रहे हैं हम आने ही नहीं देंगे। नहीं, ये बात नहीं, उन्होंने भी यही कहा है कि कानून अगर अपने हाथ में लेंगे, अगर इजाज़त के बगैर आएंगे, इस तरह की बातें बहरहाल। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो ये कहा करते थे ना कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकालेंगे तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वाकई ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं।
लेकिन इमरान खान साहब को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो अपने सियासी मुखालफिन के लिए ख़तरनाक होना चाहते हैं या रियासत और रियासती इदारों के लिए। इमरान खान साहब जो मौक़िफ़ अपनाते जा रहे हैं और जिस तरह की वो बातें करते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इतना सख्त बयानिया तो किसी ने भी नहीं अपनाया। जब नवाज शरीफ साहब तनकीद करते थे, आपको याद होगा, तो हम यहाँ इसी प्रोग्राम में बैठ के उनके बारे में ये करते थे, मुजम्मत करते थे कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये तो इससे भी आगे निकल गए। तो हमारे देखिए उन्होंने क्या नहीं कहा। वो तो कहते हैं कि जी मैंने तो उनसे कह दिया था, मैंने तो न्यूट्रल से ये कह दिया था कि अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये साजिश हो रही थी। तो इसका मतलब एक तरह से वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि वो भी साजिश का हिस्सा हैं। तो साजिश का हिस्सा अगर ये है तो फिर तो आपको पता साजिश की सज़ा क्या होती है। ये बात तो इमरान वो नवाज शरीफ साहब भी तो कहते थे ना कि जनरल बाजवा ये गन फैलाने के, मैं वैसी बात से ऑनर करूं, लेकिन वो तो नाम लेके बकायदा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस वक्त उनकी भी मजम्मत करते थे। मैंने तो पहले ये बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अगर कोई बात कहे तो वो दूध के दुल्हे और इमरान खान साहब बात कहे तो वो गलत है। मैं कहता हूँ दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों ये बात गलत करेंगे तो हम यहाँ बैठ के कहेंगे कि ये गलत बात है। खुदा का वास्ता इदारों को ना घसीटें। और इस बात पे वो बार बार तंबीह कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अल्लाह का वास्ता आप ना घसीटें। अब कभी मरियम नवाज उठ के शुरू हो जाती हैं, कभी इमरान खान शुरू हो जाते हैं, इन्होंने मजाक बना लिया। ठीक है, लेकिन जी लाली साहब, बिलाली साहब आप भी जरा हाथ हौला रखिएगा। जी पहली बात तो है तो मैं बड़ा खुश हूँ सुनने के कि दूध का धुला हुआ नहीं है नवाज शरीफ। इससे पहले ऐसा लगता था कि इमरान याकूब सोच रहा था कि वो दूध के वाकई धुले हुए हैं। बहरहाल अब बड़ी अच्छी एडमिशन की मैंने सर मैंने कभी नहीं सोचा, सिर्फ ये अलबत्ता आप जरूर समझते इमरान खान साहब को। जी हाँ आपने नहीं आप बात जैसे करते हैं ऐसा लगता है कि वो दूध का धुला हुआ है। बहरहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समीना आई डोंट ये जो है ना ये थ्रेट्स का और ये बिल्कुल वैसे एक चीज़ तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है फॉर अ चेंज के वाकई ये कॉन्फ्रंटेशन है और इमरान खान को पता है वो जो कह रहा है। वो कह रहा है हाँ मेरे खिलाफ साजिश हुई है और आप सही कह रहे हैं। वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन कर सकता था या कौन शायद किया था। वो समझता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मगर फिर भी वो कह रहा है यस ही इज रेडी, ही इज रेडी। अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ समीना, प्लीज अंडरस्टैंड, ये काफ़ी नहीं है कहना कि अमेरिकन क्या हमें धमकी दे रहे हैं। अमेरिकन को पता है हम उनके थ्रेट से नहीं डरते, हम उनकी बॉम्बिंग वॉम्बिंग से नहीं डरते। हमारी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी अगर उन्होंने वाकई वो चीज़ें किए जो वो कर सकते हैं। सैंक्शंस अगर लगाएं, IMF का प्रोग्राम अगर ख़त्म कर दें, तो इसलिए वो अप कर रहे हैं एंटी। वो कह रहे हैं ये काफ़ी इन लोगों का इतनी डिपेंडेंसी हो गई है हमारे गुडविल पे और सऊदी पैसे पे और UAE पैसे पे और कुवैती पैसे पे कि हम ये वक्त है कि हम इनको स्क्वीज करें और कम से कम हम उनसे बेसिस के ऊपर अगर ये नहीं देते हैं उससे भी कुछ निकालें, सीक्रेटली रखें, कुछ लैंडिंग करने दें, कुछ ओवरफ्लाइट्स और न्यूक इंस्पेक्शंस। हम नहीं कहते इनको कि न्यूक ख़त्म करो, हम नहीं कहते कि हम आके उधर बैठेंगे और मॉनिटर करेंगे। हम सिर्फ कहते हैं भाई देखते दो किस किस्म की सिक्योरिटी है आपके न्यूक्स पे। एक दूसरी बात ये है चीन का भी क्या शर्त आ गया। अब चीन भी आ गया है ना इसमें। अब चीन के क्या शर्त हैं मैं आपको बताऊं। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेबर हम चीन से इंपोर्ट करें, लूम्स और टेक्सटाइल मिल्स जो पाकिस्तान में बंद हैं वो चीनियों को दें, वो चीनी मैनेज करेंगे, अपने लेबर से उस लॉस मेकिंग यूनिट्स को प्रॉफिटेबल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और उस पैसे से अपने आप को कॉम्पनसेट करेंगे और शायद अगर कुछ बच गया आपको भी दे दें। नंबर 1। नंबर 2 उनका प्रपोजल एक ज़माने में है, वैसे वो थ्रेटन नहीं कर रहे हैं, वो जोर नहीं दबा रहे। वो कह रहे हैं हमें 5 लाख एकड़ ज़मीन दो, हम चीन से फार्मर्स लाएंगे, एग्रीकल्चरल लेबर लाएंगे, कुछ शायद कैदी हों, कोई फार्म वर्कर्स हों, और हम वो ज़मीन इस्तेमाल करेंगे पैदा करने के लिए क्रॉप्स जो हम उसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके लिए भी पैसे मिलेंगे, अपने आप को हम कॉम्पनसेट करेंगे, बाकी आपको भी देंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट
रूस ने उनको 2.5 मिलियन एकर्स दिया हुआ है रूस का फॉर डेवलपमेंट ओनली फॉर सोयाबीन। तो इस किस्म के ऑप्शंस अब आ रहे हैं हमारे पास समीना। और कहने की बात सिर्फ ये है कि अमेरिका चाहता है कि हम चीन के साथ हमारी रवायत ख़त्म हो, एज मच एज पॉसिबल कम हो, कमज़ोर हो। तो ये बहुत बड़े फैसले हमें करने हैं। तो हिलाली साहब ये खदशात अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज मैं हिलाली साहब की बात पे वो करना चाहता हूँ। हिलाली साहब, दो चीज़ें सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हैं। वैसे नहीं है कि मैं सुन के कोई बात कर दूँ, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर यह है कि एक तो मियाँ शहबाज शरीफ ने लंदन में, हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक लंदन में मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ को बता दिया है कि चाइना ने मुझे ये चीज़ें ऑफर्स की हैं और मैं उनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि चीन ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कम से कम 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उसका फौरी तौर पे वादा किया है शहबाज शरीफ से। और मियाँ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि वो उसके साथ जाना चाह रहे हैं और जाएंगे। ये उन्होंने बोल्ड फैसला कर लिया है। लिहाजा ये तो एक अच्छी बात आपको। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो फिर इंफॉर्मेशन है जो अभी आप बात कर रहे थे न्यूक्लियर एसेट्स और जो अड्डे देने की, उसमें भी इंतहाई अहम हुकूमती ओहदेदार से मेरी अपनी बात हुई है। हिलाली साहब, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी IMF दबाव डाले या अमेरिका बहादुर दबाव डाले, ना तो दफाई अड्डे दिए जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनकी कोई इंस्पेक्शन या कोई ऐसी बात, किसी बातचीत भी की जाएगी। लिहाजा ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्डली उनका है मामला हुकूमती सतह पे। ये अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये अगर ऐसी क्लैरिटी है रियासती सतह पर तो हम इसके लिए विश कर सकते हैं। लेकिन हिलाली साहब, एक क्वेश्चन ये भी है कि जब ये सारा मामला हो रहा था, सियासी तलपट हो रहा था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी तो अमेरिका फौरी तौर पर उसको माशी रिलीफ फ्राहम करेगा, या तो कोई बेल आउट पैकेज देगा या IMF के थ्रू, या फिर जो हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर कुछ असर व रसूख इस्तेमाल करके कुछ पैसे दिलवाएगा ताकि पाकिस्तान की सांस बहाल हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे तो मेरे फिर दो सवाल हैं कि फिर अगर अमेरिका अपनी पसंद की गवर्नमेंट लेके आया था तो फिर क्यों नहीं उसने रिलीफ फ्राहम किया? क्यों उसे इस मुश्किल में डाला हुआ है कि वो खुद ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि कहीं हम वाकई इलेक्शन में ना चले जाएं? अमेरिका ने मदद क्यों नहीं की? इन अदर वर्ड, इसलिए आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और वजह उसका इसलिए है कि अब तो इस वक्त सिर्फ नेगोशिएट्स कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारा डेस्परेशन कितना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सब्सिडीज ख़त्म करें और प्राइसेस पावर के और ऑयल के रेज करें और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये 20% कम से कम इम्कान है कि प्राइसेस बढ़ें हर चीज़ का। एट द मोमेंट इन्फ्लेशन रेट 13 to 15% है। एंड ऑफ सब्सिडीज और रेज इन प्राइसेस पता नहीं उससे ज़्यादा चले जाएं। और अगर लोग सड़क पे आ जाएं समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है वी डोंट केयर, कुछ करो कि ये लोग वापस जाएं। इसलिए कि फिर एक ही कॉर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ, और वो कोई नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अमेरिका टेस्ट कर रहा है आपको। ये आपने बिल्कुल सही बात की। वो देगा आपको कुछ, मगर वो कहेगा हम पहले अपनी बातें मनवाएगा। अच्छा, केसेस नहीं मिल रहे, ठीक है, पहले अपनी कंडीशंस मनवाएगा, फिर देगा। इंस्पेक्शंस कुछ नहीं हो रहा है। Yes, of course, ठीक है, of course, ये अमेरिका का पुराना टैक्टिक है। लेकिन क्या टैक्टिक्स यहाँ पर सियासी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इमरान साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो बात तय हो रही है उसमें ये भी ऑप्शन आ रहा है कि जी लॉन्ग मार्च करने ही ना दिया जाए। आपके ख्याल से ये एक अक्लमंदाना फैसला होगा? क्योंकि क्या किसी अवामी तहरीक को रोका जा सकता है और रोकना चाहिए? देखिए, बात ये है कि
इस पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन अभी इस वक्त AKD हाँ हमारे साथ हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अकील साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अकील करीम जेडी साहब, हम आपकी ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर अभी मईशत के हवाले से ही बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल है इमरान साहब के पास कोई क्वेश्चन है, पहले वो कर लें, फिर मैं आपसे सवालों की बौछार करूंगी। अकील भाई, डॉलर की जो सूरत हाल है और जिस तरह से ऊपर जा रहा है, IMF का दबाव, सारी चीज़ें, आप इस बात को समझते हैं, स्टॉक को समझते हैं, स्टेट बैंक को समझते हैं, हर तरह के बिजनेस में आप इन हैं, आप क्या समझते हैं? मुख्तसर बगैर जामे बताएं कि हल क्या है। देखें, इस वक्त करंट सिचुएशन में एक ही हल है कि आप IMF के पास गए हैं। अब जो IMF कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, वो आपको पैसे देगा नहीं। जब वो आपको पैसा नहीं देगा तो आपके रिजर्व बहुत नीचे आए हुए हैं। आपके अपना रिजर्व $10 बिलियन है, आपको रीपेमेंट भी करनी है, आपको हर महीने का डेफिसिट भी भरना है। इसके बावजूद के रिकॉर्ड रिमिटेंस लास्ट मंथ का आया, इसके बावजूद सिचुएशन ऐसी नहीं है कि विदाउट IMF आप चल पाएंगे। या तो फिर ये है कि IMF से जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, और वो एग्रीमेंट इस तरह किया हुआ है कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेंगे। अगर उस एग्रीमेंट को आप खत्म कर देते हैं तो फिर भी कुछ चांस बनता है आपका बचने का। लेकिन इस वक्त सिचुएशन है कि आपको IMF की बात सुननी लेकिन जेडी साहब, जब लास्ट टाइम मैंने आपको अपने शो पे लिया था तो आप बड़े मुतमईन थे और आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत अब संभल रही है, तरक्की हो रही है, बड़ी बेहतरी की जानिब गामजन है। ये चंद ही दिन में ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ। हमारे पास पहले जो रिजर्व था वो 3.5 महीने का था। हम इसी को रिजर्व को बुनियाद बना के बात करते हैं ना। आज हमारे पास 2 महीने का रिजर्व नहीं है, 1.5 महीने का हमारा रिजर्व गिर चुका है, और ये गिरा है पिछले 3 महीने में। और पिछले 3 महीने में जो इवेंट हुए वो आपके सामने है, आपको भी पता है। नो कॉन्फिडेंस का इशू चल रहा था, और नो कॉन्फिडेंस के बाद 1 महीना 2-3 दिन तो इनको भी हो चुके हैं आए हुए, और 1 महीना 2-3 दिन और आराम से बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम IMF से एक्स्ट्रा पैकेज देंगे। पहली ये बात कि एक्स्ट्रा पैसा IMF से लेने की इनको जरूरत नहीं। जो पैकेज डील की हुई थी शौकत तरीन के दौर की, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो $3 बिलियन इनके लिए फिलहाल काफी है। फिर इनको कोशिश करनी चाहिए $2.3 बिलियन जो रीशेड्यूलिंग हो चुकी है, और वो आप चाइना से लेने की कोशिश करें। चाइना वो 300 बिलियन रुपए अपने मांग रहा है, जो उनका सीपेक के हवाले से रिटर्न बनता है, तो वो पैसे आपको उनको देने पड़ेंगे जो कि आपने दिए नहीं। वो पैसे दे के कम से कम आप $2.3 बिलियन अपने वापस ले ले, उससे आपका रिजर्व $12.5 बिलियन पे चला जाएगा। IMF जो एक बिलियन का आपको अभी पैकेज देता है, तो कम से कम आप 2 महीने सरवाइव तो करेंगे। अभी तक तो इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि ये आगे बढ़े, बिल्कुल चुप बैठे हुए। अब ये लंदन गए, अब ये लंदन से वापस आएंगे। देखिए, आपको यहाँ बैठ के डिसीजन 2-3 तो ले लेते। आपको IMF ने पैसे विदाउट आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे ना फ्यूल की, वो नहीं देंगे आपको पैसे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे। तो अगर अकील करीम जेडी साहब, अगर ये रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाते हैं तो फिर क्या डॉलर जो इतनी तेजी से बढ़ता चली जा रही है जिसकी प्राइस, वो हम रोक सकेंगे क्या? देखिए, डॉलर फॉर द टाइम बिंग रुकेगा। जितना रिजर्व हमारे पास है, इस पे तो पूरा पाकिस्तान भी कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका सिर्फ इशू ये नहीं है, आपका इशू इंटरेस्ट रेट का है। 15% आपके टी-बिल ऑप्शन हुआ है लास्ट, अगर आगे ऑप्शन होता है ये 16% में होगा। पहले आप डेट सर्विसिंग दे रहे थे 7%, आज आप 29,000 अरब पे दे रहे 16%। तो बीबी, ये बहुत सीरियस किस्म के इशू हैं। ये फ्यूल को कम से कम सब्सिडी खत्म करें, और कम से कम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा नीचे लाएं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, आपकी बेरोजगारी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा अकील भाई, लोग मुआवजा कर रहे हैं, अकील भाई लोग मुआवजा कर रहे हैं श्रीलंका के साथ, आप क्या समझते हैं? और हम में बहुत फर्क है। अल्लाह ना करे, हमारी फोर्सेस माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है, और पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में उनकी कैपेसिटी है अपने मुल्क की, वो हिफाजत कर सकते हैं। हमने कोई ऐसे डिसीजन अभी नहीं लिए हैं जो इतने पुअर हो। हाँ, हमारे लोग सब्सिडी
फॉर ऑल देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे इमरान खान ने सब्सिडी अनाउंस की है, हेल्थ कार्ड दे दिए, हेल्थ कार्ड के साथ साथ उन्होंने एहसास प्रोग्राम है उनका, इसी तरह के 3-4 जो प्रोग्राम शुरू किए, इसी तरह के आप सब्सिडी दे। जैसे मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि हम मोटर बाइक वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम टारगेटेड सब्सिडी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप जरूर करें, लेकिन खुदा के लिए सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए। अकील जेडी को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए। हमारे पास डिसीजन क्या है जो हम इस वक्त अपने रुपये को वीक होने से रोक सकते हैं। हम लेकिन अकील करीम जेडी साहब, सबसे ज्यादा तो एक जाहिर है जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो जरूरी है, फिर ही मईशत को भी इस्तेहकाम आता है। जरूरी है, ये बैठना तो इनको पड़ेगा, लेकिन इसके साथ डिसीजन जो लेने हैं या आप देख लें कि आप अपनी कम से कम इम्पोर्ट को कम करना है, आप अपनी कार की लग्जरी गाड़ियां बंद कर दें। डिसीजन तो अकील करीम जेडी साहब तभी लिए जाएंगे ना जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब पॉलिटिकली स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी, क्लैरिटी होगी चीजों में। हाँ, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, जी लाली साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अकील देदी साहब, आपका ख्याल ये नहीं है कि इस वक्त जो 10-11 बिलियन को दुम से बांधे हुए हैं, बेहतर होगा कि एक इलेक्शन कराएं और पता चल जाए कि कौन है अवाम का सिलेक्शन। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। देखें, जो इमरान खान के साथ सलूक किया है वो तो चुप नहीं बैठेगा ना। उसके साथ अगर आप देखें कि आप एक कानून बनाओ फ्लोर क्रॉसिंग का, आप उस कानून को खत्म कर दें। जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, इसको मानना नहीं है, फिर आप एक दूसरे के लोग बुलाते। भाई, होता तो ये ना कि इनके बंदे आते, इनको रिजाइन कराते, उसका इलेक्शन कराते, जीत जाते, वो भले आपके साथ चले आते, हम जाते कोर्टों में। अब कोर्टों के फैसले तो पाकिस्तान में आपको पता है आसानी से नहीं आते, मुश्किल से ही आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोगों को सबको हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। आज अगर हम कहें कि नहीं, इमरान को हम कहें कि भाई तुम चुप बैठ जाओ, मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई है, वो उसका जवाब दे रहा है। तो होना ये चाहिए कि आप अपनी गलती माने, वो अपनी गलती माने। अकील करीम जेडी साहब, आप तो अच्छे खासे बड़े अच्छे सियासी तज्जियाकार भी हो गए। वैसे वक्त हमारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया अकील करीम जेडी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो एक दूसरे से जुड़ी है। इमरान साहब, जो खास तौर पर कराची वाला इशू है उसके हवाले से भी 2-3 मिनट रह गए प्रोग्राम के, तो मैं उस पर ज़रूर बात करना चाह रही हूँ। हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक लहर नज़र आ रही है। CM सिंध ने इसके बारे में क्या कहा, मैं ज़रा आपको सुनवा देती हूँ। मैं वार्न करता हूँ, ये क्लेम कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कहते हैं सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है। दहशतगर्द का ना कोई मजहब है ना कोई जबान है। मैं वार्न करता हूँ, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं कराची में, ये वक्त हम वापस आने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इन दहशतगर्दों को ढूंढ के कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हम इनको खत्म करेंगे। क्या वजह है इमरान साहब इस नई दहशतगर्दी के लिए? देखिए, मुराद अली शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। दहशतगर्द का ना कोई मज़हब होता ना कोई कौम होती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जो नई लहर आई है, ये पाकिस्तान में कौन पाकिस्तान के दुश्मन है जो दोबारा पाकिस्तान में बदअमनी चाहते हैं, दहशतगर्दी को फ़रोग देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा उन्होंने जिन जहनों को तैयार किया ये बड़ा ख़तरनाक है। आप देखें, जो खातून वाला वाक़या वो भी बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, और आज जिन साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो साइकिल पे जा रहे थे, उनके खुलिये को अगर आप गौर से देखें तो वो भी कोई लेबर क्लास से नहीं लगते। उनके खुलिये से ये लगता है कि वो भी कोई पढ़े लिखे सताए हुए बंदे थे। हाँ जी, सताए हुए सिस्टम के सताए हुए और कोई बाबू टाइप आदमी थे, यानी पढ़े लिखे आदमी थे। तो अगर पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में इस तरफ जाएंगे तो ये इतना खतरनाक हो जाएगा कि शायद उसको फिर रोकना मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन हो जाए। हिलाली साहब, व्हाट हैपेंड इन कराची? क्यों ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है वहां पर कि खुदा न खास्ता मजीद भी कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं? देखिए, पहले तो अगर ये जेन्युइनली लोग डिसअफेक्टेड हैं तो वो इसीलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है सिंध में ऐसी है कि जो लोग समझते हैं कि बेयर मिनिमम की ज़रूरत है वो नहीं मिल रही है और वो डेस्परेट होके ये हरकत कर रहे हैं। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत सारे लोग हैं बाहर मुल्क के जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, और उनके पैसे भी आ रहे हैं और वो कर रहे हैं और वो कामयाबी से कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी को बेहतर काम करना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन इमरान साहब आप समझते हैं कि चूंकि एक इस वक्त अनरेस्ट की सिचुएशन है तो इससे दुश्मन भी तो फायदा उठाने की कोशिश करता है ना? फोकस जब हिला हुआ है लोगों का, दुश्मन हमेशा ऐसे ही वक्त का तयन करता है कि जब उसे ये पता हो कि सियासी तौर पे भी हालात ठीक नहीं है और सियासी तौर पे मामला इस कदर बल्कि ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हुआ चाहते हैं। उसी तरह से फिर माशी हालात भी बेहतर नहीं है। तो इलाली साहब जो कह रहे थे, फिर आपका बैरूनी दुश्मन इन्हीं हालात से फ़ायदा उठाता है और वो आपकी अंदरूनी लोगों को इस्तेमाल करते हुए, किसी को पैसे का लालच दे के, किसी को कोई और लालच दे के, किसी को एक्सप्लॉइट करके हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके ज़रिए से यहाँ कोई इस तरह के वाक़यात करवाए जा सके। तो जल्द ही मुल्क में स्टेबिलिटी आने चाहिए, फोकस होना चाहिए अवामी मसाइल पर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर, ताकि ये जितनी भी अनरेस्ट है, चाहे वो मईशत की हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, उसका ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम से नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।